हेलो एवरीवन, आई एम शैली और आज हम इस वीडियो में स्टेट क्या होता है, इससे रिलेटेड की कौन कौन सी कंट्रोवर्सीज थी, केस लॉज थे काफ़ी, और इसकी जो भी इंटरप्रिटेशन है उस सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में एनालाइज करेंगे कि आखिर ये होता क्या है। जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो हमारे पार्ट 3 में कंटेन्ड है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हैं 6 फंडामेंटल राइट्स। अभी आज की डेट में 6 फंडामेंटल राइट्स बचे हैं, जिनमें से पहले 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे। ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है ना, उसको रिमूव कर दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। सो इट इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट नाउ। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। सो बेसिकली देखा जाए तो हमारे 6 तरीके के फंडामेंटल राइट्स आज भी कंटेन्ड है हमारे पार्ट 3 में। लेकिन जो ये पार्ट 3 है, ये आर्टिकल 14 से स्टार्ट थोड़े ना होता है, ये स्टार्ट होता है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। मतलब यहाँ से लेकर पूरे पार्ट 3 में बताए गए इतने फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन 6 कैटेगरी के जो मेन कैटेगरी हैं वो हैं 6 कैटेगरी: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 तक। 14 to 32 ये कहते हैं कि ये बेसिकली यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रेजेंट हैं। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, देखा जाए तो हम अगर ये फंडामेंटल राइट्स हमारे वायलेट होते हैं तो हम किसके अगेंस्ट इन्फोर्स कर सकते हैं? हम स्टेट के अगेंस्ट ही इसे इन्फोर्स कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट, जो इंडिविजुअल होता है उसके अगेंस्ट ये इन्फोर्सिएबल नहीं है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि स्टेट आखिर होता क्या है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे आर्टिकल 12 के बारे में। पूरा इसमें जानेंगे, पूरी क्रिस्प एनालिसिस होगी, लेकिन डिटेल्ड एनालिसिस होगी। सारे केस लॉज के बारे में मैं डिस्कस करूंगी। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आखिर आर्टिकल 12 क्या होता है। आपको कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है इसको पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि हर बुक में तरीके की चीज बताई गई है। काफी इसका इंटरप्रिटेशन जो है ब्रॉड है, इसी वजह से लोगों को ये समझ में कम आता है। इस वीडियो को अभी स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा देखिएगा। आर्टिकल 12, अगर हम डेफिनेशन को देखें, आर्टिकल 12 में बताई गई है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इसमें देखा गया, इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, द स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट and Parliament of India, government and the legislature of each state or local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India। इसको जब आप पढ़े होंगे, जब आप पढ़ रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आया होगा कि ये आखिर कह क्या रहा है। तो इसका जो एक जिस्ट है वो ये है। आर्टिकल 12 कहता है कि लेजिस्लेचर, ये इसमें बात करी गई है लेजिस्लेचर के बारे में। तो लेजिस्लेचर हमारे यूनियन लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर है। यूनियन लेजिस्लेचर में आता है प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। और एग्जीक्यूटिव को देखा जाए तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर। और स्टेट एग्जीक्यूटिव देखा जाए तो गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस चीफ मिनिस्टर। लेकिन जो ये आपने देखा कि लेजिस्लेचर के बारे में बात करी गई, एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करी गई है इस डेफिनेशन में, लेकिन जुडिशरी का कोई अता पता ही नहीं, उसके बारे में कुछ है ही नहीं। तो जुडिशरी का जो ये पॉइंट है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। आज तक क्लियर, मतलब ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी नहीं है इस पे कि ये जुडिशरी हमारी स्टेट है या नहीं। मतलब लेजिस्लेचर का तो पता लग गया, एग्जीक्यूटिव को भी पता लग गया, लेकिन जुडिशरी का जो है वो पता नहीं है कि ये स्टेट है या नहीं। तो इसका जो सुप्रीम कोर्ट का ओवरव्यू है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, जो डिसीजन है, उन्होंने ये बोला कि जुडिशरी जब एक्ट करती है जुडिशली, तो उसको हम मानेंगे कि ये स्टेट नहीं है। मतलब when judiciary is acting judicially, it is not a state। लेकिन जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करती है तो ये स्टेट है, ये बताया गया है। मतलब एक कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि ये स्टेट है,
मतलब इस पे यही एक ही व्यू है कि जब वो जुडिशली एक्ट कर रही है तो वो स्टेट है नहीं है, और जब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रही होती है तो वो स्टेट होती है। तो ये जुडिशरी के बारे में था, मतलब ये 3 एस्पेक्ट्स हमको आर्टिकल 12 में देखने को मिले। और इसके बाद जो 2 चीज़ें और हैं हमने देखा है यहाँ पे, ये ऑल लोकल और अदर अथॉरिटी। तो अब लोकल अथॉरिटी के बारे में पढ़ते हैं कि ये लोकल अथॉरिटी आखिर क्या होती है। तो लोकल अथॉरिटी जो है ये काफ़ी सिंपल है। ये सेक्शन जो 3 क्लॉज 31 है जनरल क्लॉज एक्ट 1987 का, ये उसमें डिफाइंड है लोकल अथॉरिटी। तो लोकल अथॉरिटी तो वहाँ से पता चलती है कि ये लोकल अथॉरिटी, तो इसमें बताया क्या गया है कि इट शैल मीन अ म्यूनिसिपल कम्युनिटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बॉडी ऑफ कमिश्नर और अदर अथॉरिटी लीगली इंटाइटल्ड टू इंट्रस्टेड बाय द गवर्नमेंट विद इन द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ अ म्यूनिसिपल और लोकल फंड। मतलब इसमें यही बताया गया है ये 3 क्लॉज 31 सेक्शन 3 क्लॉज 31 में कि कोई भी म्यूनिसिपल कम्युनिटी, कोई भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कोई भी कमिश्नर की बॉडी या फिर अदर अथॉरिटी जो कि लीगली इंटाइटल्ड हैं बाय द गवर्नमेंट विद इन द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ अ म्यूनिसिपल और लोकल फंड, मतलब उसको म्यूनिसिपलिटी लोकल फंड, मतलब जितनी भी म्यूनिसिपलिटीज हैं और लोकल अथॉरिटीज, मान लीजिए पंचायत वगैरह, वो सारी की सारी इसी में आ जाती हैं लोकल अथॉरिटी में। मतलब सेक्शन 3 क्लॉज 31 आराम से बताता है कि लोकल अथॉरिटी ये है। लेकिन जो ये अदर अथॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब ये तो एकदम दिमाग घुमा देता है कि ये आखिर है क्या। ना ही इसको जनरल क्लॉज एक्ट डिफाइन किया है, ना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है। तो इसको समझने के लिए हमें ना काफ़ी केस लॉज पढ़ने की ज़रूरत है। उन्हीं से बताया गया है कि ये अदर अथॉरिटी वाले जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं ये स्टेट हैं या नहीं, ये केस लॉज से इवॉल्व हुई हैं धीरे धीरे। तो हमको बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे 11 केस लॉज पढ़ने पड़ेंगे। इसके लिए पूरे हमें 11 केस लॉज को पढ़ने की ज़रूरत है, तभी हमें पता चलेगा कि आखिर स्टेट क्या होता है। तो सबसे पहला केस जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें ये कंट्रोवर्सी हुई थी कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने एक डायरेक्शन दिया था कि जो फीमेल स्टूडेंट हैं उनको हम एडमिशन ही नहीं देंगे। लेकिन ये तो हमारे आर्टिकल 15 का वायलेशन है सीधा सीधा, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि दीज वर्ड्स मस्ट बी कंस्ट्रूड एजस्टम जेनरिस विद द गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर एंड सो कंस्ट्रूड कैन ओनली मीन अथॉरिटीज एक्सरसाइजिंग गवर्नमेंट फंक्शंस। तो इसमें हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो एजस्टम जेनरिस प्रिंसिपल है ना, एजस्टम जेनरिस प्रिंसिपल है, अगर ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं कि जो ये गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब यही जो देखा हमने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसमें मतलब कि कुछ कॉमन है, इसीलिए ये स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं, स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं। इसमें ये बोला गया, तो इसमें एजस्टम जेनरिस का प्रिंसिपल लगा के बोला कि जो ये यूनिवर्सिटी है, जो हमारी यूनिवर्सिटी है, वो ऐसा कोई फंक्शन डिस्चार्ज नहीं करती है गवर्नमेंट फंक्शन जो कि ये इसके डेफिनेशन में आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है वो उसमें आ जाए। सो उन्होंने बोला कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास है स्टेट में नहीं आती है, उन्होंने ये बोला। सो ये था हमारा पहला केस, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये एजस्टम जेनरिस का प्रिंसिपल है, ये इसमें नहीं आती है, इसीलिए स्टेट नहीं है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। अब दूसरा केस आता है उज्जमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। उज्जमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में इसमें ये बोला गया कि जो ये एजस्टम जेनरिस प्रिंसिपल है ना, जो ये एजस्टम जेनरिस प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई से इवॉल्व हुआ है, बताया गया, वो बोला कि ये गलत है। उन्होंने बोला कि द बॉडीज नेम्ड अंडर आर्टिकल 12 हैव नो कॉमन जीनस रनिंग थ्रू देम एंड दे कैन नॉट बी प्लेस्ड इन वन सिंगल कैटेगरी और एनी रैशनल बेसिस। इन्होंने यही बोला कि जो भी आर्टिकल 12 में जो भी बताया गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और लोकल अथॉरिटी, ये सारी चीजें जो हैं, ये इसमें कोई ऐसी कॉमन चीज नहीं है जिससे आप इसमें एजस्टम जेनरिस प्रिंसिपल लगा दें। वो उनकी अलग अलग अपनी एक पहचान है। तो इसी वजह से उन्होंने बोला कि ये एजस्टम जेनरिस प्रिंसिपल जो है ये एकदम गलत है, मतलब एजस्टम जेनरिस वाले प्रिंसिपल को इन्होंने गलत ठहरा दिया। और इसके बाद आता है तीसरा केस, राजस्थान इलेक्ट्रिकल बोर्ड वर्सेस मोहनलाल।
इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि देयर वाज अ डिस्प्यूट रिलेटेड टू प्रमोशन, सो द क्लेम वाज रेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16। इसमें एक डिस्प्यूट था रिलेटेड टू प्रमोशन, ठीक है। सो क्या हुआ कि एक क्लेम रेज हुआ आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 के तहत एक क्लेम रेज हुआ, ठीक है। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो भी बॉडीज हैं, अगर वो कोई भी स्टैट्यूट उन्हें क्रिएट करता है तो वो क्या होंगी, वो स्टेट के अंदर ही आएंगी, ठीक है। और आरईबी मतलब यही जो राजस्थान इलेक्ट्रिकल बोर्ड था, इनको बोला गया कि ये जो हैं इनको स्टेट ने ही पावर कन्फर करी है और ये क्वासी गवर्नमेंट फंक्शंस जो हैं इसको डिस्चार्ज करते हैं, इसीलिए इन्होंने इसको बोल दिया कि जो ये राजस्थान इलेक्ट्रिकल बोर्ड है वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगा, इन्होंने ये बोल दिया। तो इसमें से हमको ये पता चला कि जो भी जितने भी बॉडीज हैं, जितने भी स्टैट्यूटरी बॉडी, अगर वो कोई गवर्नमेंटल या फिर क्वासाई गवर्नमेंटल फंक्शन को डिस्चार्ज करती है तो वो स्टेट की कैटेगरी में आएगी। तो इसीलिए राजस्थान इलेक्ट्रिकल बोर्ड को इन्होंने बोल दिया कि हाँ ये भाई स्टेट की डेफिनेशन में आती है। अब उसके बाद आता है सुखदेव वर्सेस भगत राम का केस, 1975 का केस है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, इसमें एक कंट्रोवर्सी होती है, मतलब LIC और IFC हो गया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन हो गया, IFC और ONGC, इनको बोला गया कि ये स्टेट हैं, ये सारे के सारे LIC हो गया, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हो गया, ONGC हो गया, इनको बोला कि ये स्टेट हैं बिकॉज दे वर परफॉर्मिंग वेरी क्लोज टू गवर्नमेंट और सोवरेन फंक्शन। तो यहाँ से देखने को मिला कि जो भी गवर्नमेंट फंक्शन है, जो भी सोवरेन फंक्शंस हैं, अगर कोई भी बॉडी है वो डिस्चार्ज करती है गवर्नमेंट या सोवरेन फंक्शंस, तो वो बॉडी क्या होगी, वो उसको स्टेट मान लिया जाएगा। तो LIC, IFC, ONGC को बोला कि ये स्टेट है। और इसके बाद आता है सभाजीत तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ पे इन दोनों में सेम बेंचेस थी। तो इसमें क्या हुआ कि सभाजीत तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इज अ स्टेट और नॉट, मतलब CSIR स्टेट है या नहीं है। जैसे UGC नेट होता है वैसे ही CSIR नेट भी होता है, तो आप उसके थ्रू आप जान सकते हैं कि CSIR क्या होता है। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इज अ स्टेट और नॉट, ये कंट्रोवर्सी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि जो CSIR है was created by the government of India to promote industrial research in India with a majority of its members being nominated by central government and most of its financial requirements supplied by the government। इसमें ये बोला गया कि जो CSIR है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही क्रिएट करी है इंडस्ट्रियल रिसर्च को प्रमोट करने के लिए इंडिया में, और जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस हैं वो सारी के सारे गवर्नमेंट ही सप्लाई कर रही है। लेकिन CSIR जो है वो सोसाइटी डज नॉट हैव अ स्टैट्यूटरी कैरेक्टर लाइक ONGC। उन्होंने बोला कि लेकिन ये CSIR जो है ना, ये इसका कोई स्टैट्यूटरी कैरेक्टर नहीं है लाइक LIC, IFC, ONGC, मतलब ये किसी स्टैट्यूट से डेराइव नहीं होती, इसीलिए इसको बोल दिया गया कि ये स्टेट नहीं है। भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको असिस्टेंस सप्लाई कर रही है, पूरा गवर्नमेंट का असिस्टेंस है, लेकिन ये स्टेट में नहीं आएगी क्योंकि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। अब आता है RD सेठी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। मतलब अभी तक आपने देखा कि कोई एडजस्टम जनरल प्रिंसिपल बता रहा है, कोई उसको गलत कह रहा है, कोई बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट या सोवरेन फंक्शंस हैं, अगर कोई बॉडी उन्हें डिस्चार्ज कर रही है तो वो स्टेट होगा, मतलब कोई एक फिक्स व्यू नहीं था। लेकिन RD सेठी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें एक स्टेबल व्यू पॉइंट देखने को मिलता है कि आखिर ये स्टेट है क्या। तो इसमें RD सेठी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी में 6 पॉइंट बताते हैं, इनमें 6 पॉइंट बताते हैं, उनको मैं शॉर्ट में आपको बताए दे रही हूँ, आप उसको नोट भी कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि जो एंटायर शेयर है, अगर वो एंटायर शेयर गवर्नमेंट हेल्ड करता है, और दूसरा क्या बताया इन्होंने कि जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस है अगर वो स्टेट से प्रोवाइड होती है, और तीसरा बोला कि जो डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है वो स्टेट का है, और चौथा ये बोला कि जो फंक्शंस हैं कॉरपोरेशंस के वो पब्लिक इम्पोर्टेंस के हैं और क्लोजली रिलेटेड टू द गवर्नमेंट फंक्शंस हैं,
तो वो स्टेट हो सकता है। और उन्होंने पांचवा ये बोला कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंटल ट्रांसफर टू अ कॉरपोरेशन, अगर कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है कॉरपोरेशन को दे दिया गया तो वो स्टेट हो गया। और छठा पॉइंट इन्होंने ये बताया, इट इंजॉयज अ मोनोपोली स्टेटस विच स्टेट कन्फर्ड और इज प्रोटेक्टेड बाय इट। तो इसमें आरडी सेटी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी में इन्होंने 6 पॉइंट बताए कि अगर ये सारी चीज़ें फुलफिल होती हैं तो क्या होगा, वो बॉडी जो भी होगी, स्पेसिफिक बॉडी जो भी होगी, वो स्टेट मानी जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक स्टेबल वे पॉइंट हमको देखने को मिलता है। अब फिर उसके बाद सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस आता है। इसमें ये था, इसमें इंडियन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को लेके था, इंडियन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को लेके डिस्प्यूट था कि ये स्टेट है या नहीं। तो इन्होंने, इस कोर्ट ने ये बोला कि अ पब्लिक अथॉरिटी इज़ अ बॉडी दैट परफॉर्म्स पब्लिक फंक्शंस एंड विच परफॉर्म्स ड्यूटीज़ एंड कैरीज आउट इट्स ट्रांजैक्शंस फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टेट। तो इन्होंने बोला कि अगर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है, अगर वो पब्लिक फंक्शन को परफॉर्म करती है और पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करती है और अपने ट्रांजैक्शंस भी स्टेट के बेनिफिट के लिए ही करती है, तो वो बॉडी क्या होगी, वो स्टेट की कैटेगरी में आएगी। तो इसी वजह से जो इंडियन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन था, इसको स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया, इसी रीज़न की वजह से कि हाँ ये जो भी है पब्लिक फंक्शंस को डिस्चार्ज करती है, इसी वजह से ये स्टेट में आएगी। तब इसके बाद एक केस आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आरडी सेटी के जैसे ही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब 1981 का। इसमें क्या हुआ था कि जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ श्रीनगर था, उसमें क्या था, इसमें बहुत ही अच्छा एक, मतलब ये जो केस लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था कि पेटिशनर क्या था, पेटिशनर ने काफ़ी अच्छे मार्क्स सिक्योर करे थे अपने रिटन एग्जामिनेशन में, लेकिन यूनिवर्सिटी ने अनएक्सेप्शनली उसको बहुत ही कम मार्क्स दे दिए थे उसके इंटरव्यू में, और उसकी वजह से उसको, मतलब रिटन में उसके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन जो उसका इंटरव्यू में काफ़ी उसको लो मार्क्स दे दिया गया था, मतलब एक्सेप्शनली उसको लो मार्क्स दे दिया गया था। इसी वजह से उसका एडमिशन जो है उसको डिनाई कर दिया गया ये रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ श्रीनगर में। तो वो क्या हुआ कि वो कोर्ट को मूव कर गया, बोला कि ये मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो कोर्ट ने ये आरडी सेटी का जो थ्योरम है, आरडी सेटी का जो ये गाइडलाइन इन्होंने बताई है, इस पर अप्लाई किया और बोला कि जो ये आरईसी है, मतलब यही रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ श्रीनगर है, उन्होंने बोला कि ये स्टेट है अंडर अदर अथॉरिटीज़, तो आरईसी स्टेट है। ठीक है, और फिर उन्होंने इसी केस में ये बोला कि जो ये आरडी सेटी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी में जो हमने 6 टेस्ट बताए हैं, ये कंक्लूसिव टेस्ट नहीं है, मतलब कि हमने जो आरडी सेटी ने जो बोल दिया बस वही और उसके अलावा कुछ नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। आरडी सेटी जो भी थ्योरम बताइए, जो भी गाइडलाइंस प्रोवाइड करिए, केवल ये एक इंडिकेशन है, हम इससे हेल्प ले सकते हैं कि कौन सी बॉडी स्टेट में आती है या नहीं। मतलब इसके अलावा अगर ये सारी गाइडलाइंस अगर कोई भी बॉडी फुलफिल भी कर रही है लेकिन नहीं आती, कुछ बॉडी होती हैं जो नहीं आती हैं तो नहीं आती, लेकिन ये कोई कंक्लूसिव टेस्ट नहीं है। इसके अलावा भी बॉडी हो सकती हैं जो स्टेट में आए, जो नहीं भी आ सकती हैं। तो इसमें यही बोला गया, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। अब आता है ये चंदर मोहन खन्ना वर्सेस एनसीईआरटी। अब आपको इसको देख के पता चल ही गया होगा कि इसमें जो कंट्रोवर्सी रही होगी वो एनसीईआरटी को लेके थी, एनसीईआरटी स्टेट है या नहीं है। तो एनसीईआरटी को बोला कि ये स्टेट नहीं है, ये स्टेट नहीं है जो एनसीईआरटी है, क्योंकि ये लार्जली एन ऑटोनॉमस बॉडी एंड एक्टिविटीज ऑफ एनसीईआरटी वर नॉट होली रिलेटेड टू गवर्नमेंटल फंक्शंस। तो जो भी एनसीईआरटी के ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है और जितने भी इसके फंक्शंस हैं वो पूरे होली रिलेटेड नहीं है गवर्नमेंटल फंक्शन से, तो इसी वजह से एनसीईआरटी को बोल दिया गया कि ये स्टेट नहीं है। फिर इसके बाद आता है जो 10th केस है, वो आता है
प्रदीप कुमार बिस्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। इस पे क्या होता है, इस पे ये होता है कि जो भी कोर्ट ने ये हेल्ड, इसमें 7 जजेस की बेंच थी, इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो अल्टीमेट टेस्ट होगा कि कोई भी एंटिटी, कोई भी बॉडी वो स्टेट है या नहीं है, वो हम चेक करेंगे कि वेदर फाइनेंशियली, फंक्शनली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली द बॉडी वॉज अंडर द डीप एंड परवेसिव कंट्रोल ऑफ द स्टेट। उन्होंने ये बोला कि जो भी बॉडी है अगर वो फंक्शनली, फाइनेंशियली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर स्टेट के कंट्रोल में आती है, स्टेट का डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है, तो वो बॉडी स्टेट में आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें 3 चीज़ें मिलती हैं, फाइनेंशियली, फंक्शनली एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट और डीप एंड परवेसिव कंट्रोल। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है। अब इसके बाद एक आता है जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये पता चलता है कि क्या ये स्टेट है या नहीं। क्या ये जो जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये पता चला कि जो BCCI है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, ये स्टेट है या नहीं, ये कंट्रोवर्सी निकल के आती है। तो इसमें बोला गया था कि जो BCCI है वो स्टेट नहीं है। सो ये थे पूरे के पूरे हमारे केस लॉज, यहाँ से लेके हमने पढ़े पूरे केस लॉज, हमने पूरी कंट्रोवर्सी पढ़ी कि ये स्टेट है या नहीं है, ये बॉडी स्टेट है या नहीं। तो ऐसे ही केस लॉज से डिराइव हुआ धीरे धीरे कि हाँ ये बॉडी स्टेट है, ये बॉडी स्टेट नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि हाँ ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो मैं इस सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू करना चाहूँगी। इसके बाद मैं आर्टिकल 13 पढ़ाऊँगी, 14 पढ़ाऊँगी, ऐसे ही कंटिन्यू होगा पूरी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़। सो डू कमेंट इन द चैट बॉक्स एंड टेल मी कि हाउ इज़ द वीडियो, और आपको क्या मेरे से और भी डिमांड है, क्या आपको अच्छी लगी ये वीडियो, ये सारी चीज़ें आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बतानी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।